आइए आज मैं आपके सामने एक बहमनी साम्राज्य से संबंधित ही विषय लेके आया हूँ। मैंने आपको पहले बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया था। बहमनी साम्राज्य के बाद मैंने उसका पूरी रूपरेखा मैंने आपको बताई। बहमनी साम्राज्य के बाद मैंने जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में जो विभाजित हो जाता है, उसके बारे में मैंने अहमदनगर और बरार के बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में भी मैंने वर्णन कर दिया है। उससे आगे आने वाले में 3 साम्राज्य थे। बीदर था, बीदर के बाद बीजापुर था और गोलकुंडा था। इनमें भी अलग अलग साम्राज्य चलता है, अलग अलग वंश शासन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अहमदनगर के अंदर निजामशाही वंश था, बीदर के अंदर बरीदशाही वंश था, बरार के अंदर इमादशाही वंश था, गोलकुंडा के अंदर कुतुबशाही वंश था और बीजापुर के अंदर आदिलशाही वंश था। तो इसी प्रकार से ये सारे वंश मैंने आपको धीरे धीरे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिया था और बाद में मैंने अहमदनगर और बरार के बारे में भी पूरे से अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मतलब किसी भी बिंदु को मैंने वहाँ पे नहीं छोड़ा है। तो आगे हम शुरू करते हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरे देखने के साथ साथ उसे नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे, बिगर लिख कर छोड़ दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? आपको फिर वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा। हालांकि वो है तो ठीक, क्योंकि जितना आप सुनते हो उससे चीज़ें माइंड में रहती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एक बार उसे नोट डाउन कर लोगे, उसे अच्छे से लिख लोगे, तो वो आपके आने वाले समय तक अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, जैसे कि देखा जाए तो YouTube पर एक नारा भी बन चुका है, एक स्लोगन भी बन चुका है कि लाइक, कमेंट और शेयर। तो मैं भी उस नारे का थोड़ा अनुसरण करूँगा उसका। तो आपसे भी अनुरोध है कि थोड़ा उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। तो आगे हम शुरू करते हैं बीदर के बारे में। तो बीदर के बारे में शुरू करते हैं। बीदर उन 5 में से ही एक साम्राज्य था, एक वंश था। तो बीदर के अंदर कौन सा था? बरीदशाही वंश था या बारिदशाही वंश था। तो बीदर जो था उसका जो संस्थापक था बीदर का, वो था कासिम बारिद। क्या संस्थापक था? कासिम बारिद इसका संस्थापक था। कासिम बारिद देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य के एक प्रांतों का गवर्नर भी बना था। कासिम बारिद इसका संस्थापक था। जैसे बरार का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क बरार का संस्थापक था। उसी प्रकार से बीदर का जो संस्थापक था वो था कासिम बारिद। कासिम बारिद इसका संस्थापक था। इसके बाद इसका ही पुत्र आगे आता है। कौन बनता है? अमीर अली बारिद। अमीर अली बारिद। अमीर अली बारिद कासिम बारिद के बाद सुल्तान बनता है बीदर शाही वंश का, बरीद शाही वंश का। और अमीर अली बारिद, इससे संबंधित क्या बात आती है कि जो मोहम्मद शाह थर्ड था, मोहम्मद शाह था, जिसका प्रधानमंत्री कौन था? जिसका प्रधानमंत्री महमूद गवाह था। तो यह मोहम्मद शाह का एक देखा जाए तो उसका प्रधानमंत्री भी बनता है, उसका एक सेनापति भी बनता है। तो ये उसका प्रधानमंत्री भी था। और उसके कुछ समय पश्चात इसने एक सुल्तान, जब ये गद्दी पर बैठा, अमीर अली बारिद, देखिए नाम भी बड़े अजीब से हैं, थोड़ा आपको थोड़ा समस्या होगी, लेकिन आप 1-2 बार ऊपर नीचे करके देख लेना। तो अमीर अली बारिद इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमीर अली बारिद से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, यह किसका प्रधानमंत्री था? और दूसरी बात, इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दक्कन की लोमड़ी। तो अमीर अली बारिद को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। कि दक्कन की लोमड़ी कौन थी? ये था लेकिन थी नहीं। तो अमीर अली बारिद को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। बहुत ही शातिर था, धूर्त जिसे बोलते हैं ना, धूर्त। तो उस प्रकार का एक व्यक्ति था, सुल्तान था अमीर अली बारिद। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी और 1542 में इसकी मृत्यु हो जाती है, अमीर अली बारिद। जैसे दक्षिण का नीरो कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि दक्षिण का नीरो कौन था। मैंने आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण का नीरो है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि दक्षिण का नीरो कौन है। तो इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी बैठता है अली बारिद शाह। देखिए नाम भी अजीब एक जैसे ही है। यहाँ कासिम बारिद है, जैसे मीर कासिम मिलेगा वहाँ। अमीर अली बारिद और अली बारिद शाह, ज़्यादा अंतर नहीं है। अली बारिद शाह, पीछे शाह लगा दिया है।
तो अली वारिद शाह, इसका शासन जो टाइम पीरियड है, इसका जो टेन्योर है 1544 से लेकर 1542 से लेकर 1579 1579 तक, 89 नहीं 79 79। अली वारिद शाह ने क्या काम किया, इसने अपने आप को एक गठबंधन में शामिल किया। किस गठबंधन में? विजयनगर के खिलाफ। मैंने आपको बताया था कि 1565 में एक तालीकोटा का युद्ध होगा, उसमें 4 साम्राज्य शामिल होंगे, अहमदनगर, बराड़ शामिल नहीं होगा, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो एक गठबंधन में शामिल होता है, किसके खिलाफ? विजयनगर के खिलाफ। तो अली वारिद शाह की एक संयुक्त सेना बनाते हैं और विजयनगर के खिलाफ एक आक्रमण बोल देते हैं। आगे बात करते हैं बीजापुर में विलय। देखिए बीजापुर क्या करता है, जैसे बरार का विलय 1574 में 1574 में मुतर्जा शाह के द्वारा क्या किया जाता है? मुतर्जा शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1588 तक था। तो बीजापुर में विलय कर लिया जाता है, किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ये बीजापुर का शासक है, ये बीजापुर का सुल्तान है। तो बीजापुर में विलय कर लिया गया, किसका? बीदर का। जैसे बरार का कर लिया गया अहमदनगर के द्वारा 1574 में। तो उसी प्रकार से इसका सन क्या होगा? इसका सन होगा सर, देखा जाए तो 1619 में। तो 1619 में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा बीजापुर में बीदर का विलय कर लिया गया, मतलब उसको शामिल कर लिया गया। आइए आगे बात करते हैं। आपका इतना ही बीदर साम्राज्य देखने को मिलता है और इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसे दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। अली वारिद शाह ने गठबंधन की चर्चा देखने को मिलती है। आइए बीजापुर के बारे में देखते हैं। देखिए बीजापुर भी बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था, बहुत महत्वपूर्ण वंश था। आइए थोड़ा शुरू करते हैं इसके बारे में। तो बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल खां। कौन था? यूसुफ आदिल खां इसका संस्थापक था, इसका फाउंडर था। अहमदनगर का कौन था? मलिक अहमद था। मलिक अहमद था, जिसकी डेथ 1510 में हो जाती है। उसके बाद बुरहान फर्स्ट बैठता है गद्दी पर। तो उसी प्रकार से यूसुफ आदिल खां संस्थापक था और क्या करता था? कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किए हुए था, मतलब आर्ट एंड लिटरेचर बड़े मात्रा में इसने कला और साहित्य को बड़े मात्रा में संरक्षण प्रदान किया हुआ था। ये उसका संस्थापक था और 1510 तक ये गद्दी पर बैठता है। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी होता है इस्माइल आदिल शाह। क्या नाम है? इस्माइल आदिल शाह। तो इस्माइल, देखिए अनेक राजा मिलेंगे बहमनी साम्राज्य में ही, देखा जाए तो छोटे मोटे तौर पर तो 18 शासक थे, तो इनके अलग शासक हैं। तो इस्माइल आदिल शाह 1510 से लेकर 1533, 1510 से लेकर 1533। तो इस्माइल आदिल शाह जो थे, ये यूसुफ आदिल खां के बाद गद्दी पर बैठता है, ये भी सुल्तान बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो जाता है। किस पर? इसके समय में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो जाता है। कब? 1510 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना कि उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर भी कौन था। जब पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह से गोवा छीना, तो उस समय पुर्तगाली का गवर्नर कौन था? एक आपको ये बताना था, मैंने आपसे पूछा था। और दक्षिण का नीरो कौन है? उसी प्रकार से आपको बताना है कि पुर्तगालियों का उस समय गवर्नर कौन था, क्योंकि गवर्नर ही होते थे सब। आपको पता, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ये आपके ब्रिटिश गवर्नर थे। ऐसे ही आपके पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे, फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे। तो पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो गया। रायचूर दोआब, मतलब इसके समय में, देखिए जब गोवा पुर्तगालियों ने छीन लिया है तो इसका मतलब ये कि सत्ता कमजोर हो रही है, धीरे धीरे सत्ता क्या डिक्लाइन हो रही है, उसका पतन हो रहा है, अवसान हो रहा है चीज़ों को लेकर के। तो पुर्तगालियों ने छीन लिया रायचूर दोआब। रायचूर मतलब क्या? एक जगह थी। दोआब मतलब दो भूमियों के बीच का सिंचित क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। क्या किया? कृष्ण देव राय द्वारा, मतलब कृष्ण देव राय द्वारा रायचूर दोआब पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो रायचूर दोआब था, और सारी लड़ाई देखा जाए तो रायचूर दोआब को लेकर ही होती है। ये बहुत बड़ा लैंड रिवेन्यू सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत भू राजस्व को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ती है। तो रायचूर दोआब को कृष्ण देव राय ने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा शासक निकल के आता है। कृष्ण देव राय
बहुत ही बड़ा शासक निकल के आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना कि कृष्ण देव राय द्वारा, कृष्ण देव राय का किस मुगल शासक ने विस्तृत वर्णन किया है, किस मुगल शासक ने कृष्ण देव के बारे में प्रशंसा की है, मतलब उसको एक शक्तिशाली राजा बताया है। तो रायचूर 2 आप पर कृष्ण देव राय ने कर लिया। और देखिए कृष्ण देव राय कितना बड़ा पावर थे। कृष्ण देव राय ने क्या काम किया? कृष्ण देव राय ने एक काम भी किया। काम ये था कि उसने बीदर वंश के शासकों को गद्दी पर बैठाया, और जब गद्दी पर बैठाया तो बैठाने के बाद एक उपाधि ग्रहण की थी। तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, नहीं मैं फिर कल तो बताऊंगा अगली क्लास में। तो इस मैंने आपको 4 दे दी है। मैंने आपको देख दक्षिण का नीरो कौन है, तो मैंने आपको 4 ऑप्शन। और पुर्तगाली गवर्नर कौन था उस समय? कृष्ण देव राय को किसने शक्तिशाली राजा बताया है? और इसने जब कृष्ण देव राय ने बीदर वंश के शासक को गद्दी पर बैठा तो कौन सी उपाधि ग्रहण की थी या किस प्रकार का टाइटल लिया था? अगला, महमूद शाह को बंदी बनाया। बीजापुर, देखिए मैं बोल देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो बीजापुर महमूद शाह को बंदी बनाया किसने? इस्माइल आदिल शाह ने। इस्माइल आदिल शाह ने महमूद शाह को बंदी बनाया। किसका था ये? बीदर वंश का ही शासक था। आगे बात करते हैं हम इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, तो इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, देखिए आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, मैं 2-3 बार बोल देता हूँ। इस्माइल आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठता प्रथम। इस इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, यहाँ पे देखिए इस्माइल है या इब्राहिम है। इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट 1534 से 1558, 1534 से 1558। इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट 1534 से 1558। इसके शासनकाल में केवल एक काम हुआ, इसने फारसी की जगह उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया। मतलब जो राजकीय भाषा थी उसमें फारसी थी पहले, और फारसी की जगह किसको स्थान दिया? हिंदवी उर्दू को स्थान दिया। और देखिए हिंदू के प्रति बहुत ही अच्छा व्यक्ति था देखा जाए तो। हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। क्या किया? हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। आप मुझे एक ऑप्शन में कमेंट में एक और देना कि किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू थे? मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे दिए, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू थे? इसके बाद है अली आदिल शाह। अली आदिल शाह 1558 से 1580, 1558 से 1580। इसके समय में अनेक काम हुए। क्या क्या काम हुए? यह विद्या और संस्कृत का प्रेमी था। यह विद्या और संस्कृत का प्रेमी था। और अहमदनगर से संघर्ष, अली आदिल शाह का अहमदनगर से संघर्ष भी हुआ था। कि क्या हुआ था? इसका अहमदनगर से संघर्ष हुआ था। साथ में अली आदिल शाह ने तालीकोटा का युद्ध 1565, उस युद्ध में इसने भाग लिया था। और ये संयुक्त सेना में शामिल होता है अली आदिल शाह। किसकी तरफ से? बीजापुर साम्राज्य की तरफ से। अगली चीज चांद बीवी। अली आदिल शाह, देखिए चांद बीवी के बारे में मैंने आपको अहमदनगर में बताया था। अहमदनगर में जब मैंने आपको बताया था तो इसके बारे में मैंने कहा था कि चांद बीवी जो थी वो अहमदनगर की शासिका थी। क्यों? हुसैन निजाम शाह एक वहाँ का शासक था। हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी कौन? चांद बीवी। हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी कौन? चांद बीवी। तो चांद बीवी की शादी बीजापुर साम्राज्य के शासक अली आदिल शाह के साथ होती है। हुसैन निजाम शाह की पुत्री होती है चांद बीवी। तो इसका इसके साथ विवाह हुआ था। देखा जाए तो निकाह हुआ था इसका, अली आदिल शाह के साथ विवाह हुआ था। तो चांद बीवी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है। 1580 में अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद चांद बीवी पुनः अपने अहमदनगर में लौट आती है। हुसैन निजाम साहब 1565 तक गद्दी पर बैठते हैं। और आगे देखें, हुसैन निजाम शाह अहमदनगर के शासक थे। इसके बाद बैठते हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ये इसका भतीजा होता है, मतलब देखा जाए तो चांद बीवी इसकी चाची है। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड 1580 से लेकर 1627। देखिए ये सबसे प्रतापी राजा था, सबसे बलवान था, सबसे प्रसिद्ध भी था। प्रसिद्ध अली आदिल शाह भी था।
लेकिन देखिए काफ़ी लंबा टाइम पीरियड शासन किया है, 20 और 27 47 साल हो गए, 47 ईयर। तो काफ़ी प्रतापी शासक था, विद्वानों का संरक्षक था। देखा जाए तो इसके सभा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे। इसको जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। इसको जगत गुरु मतलब जगत का गुरु, विश्व का गुरु की उपाधि दी गई थी। और इसने एक नवरस और नौरसनामा, नवरस और नौरसनामा ये 2 त्योहार चलाए थे। मतलब देखा जाए तो पुस्तकों का संकलन किया था। तारीख ए फरिश्ता ये रचना थी, तारीख ए फरिश्ता इसके शासनकाल में लिखी गई। तारीख ए फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद कासी हिंदू बेग फरिश्ता अस्त्राबादी, मतलब इतना छोटा नाम है, मोहम्मद हिंदू कासिम बेग फरिश्ता अरस्ताबादी के द्वारा तारीख ए फरिश्ता पुस्तक की रचना की गई। ये रचना का नाम है। आगे देखते हैं मोहम्मद आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के बाद गद्दी पे बैठता है। मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 57, 1627 से 1657, 1626 में 1626 में मुगलों ने इनके साथ संधि कर ली। 1626 में मुगलों ने इनके साथ संधि कर ली, एक ट्रीटी हुई इनके बीच में, क्योंकि इस समय तक बीजापुर साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 1633 के आते आते ये 36 होगा, ये 36 होगा। तो 1636 में मुगलों के साथ इन्होंने संधि कर ली। जैसे 1633 में अहमदनगर की संधि हो जाती है मुगलों के साथ, सांझा के साथ, और 1636 तक पूरी तरह से अहमदनगर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे एक शासक सत्ता कमज़ोर हो जाती है। तो मोहम्मद आदिल शाह के समय में मुगलों ने एक भीषण आक्रमण किया और 1636 में इनके साथ संधि करनी पड़ी, और मुगलों ने बीजापुर राज्य को करद राज्य के रूप में बना दिया। करद राज्य के रूप में बना दिया। करद का मतलब होता है कि मतलब एक यहाँ से हम टैक्स लेंगे, मतलब बीजापुर हमारे अधीन रहेगा और ये टैक्स भी देगा, मतलब एक करदाता के रूप में इसको बना दिया गया। आगे बात करते हैं हम अली आदिल शाह। अगले शासक का नाम है अली आदिल शाह, 1657 से 72, 1657 से 1672। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब जब तक उत्तर भारत में रहा उसने काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे ही वो दक्षिण भारत में आया, 1682 की बात है, जब उसका बेटा अकबर, शहजादा अकबर दक्षिण भारत में मराठा शक्ति से मदद मांगने के लिए जाता है, तो औरंगजेब जब दक्षिण भारत में जाता है तो वहीं फंसा रह जाता है, और फंसने के बाद वो पूरी जिंदगी भर दक्षिण भारत में रहता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अली आदिल शाह के समय पीरियड पे औरंगजेब ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके बीजापुर साम्राज्य को औरंगजेब द्वारा विलय कर लिया गया। मतलब एक समय ऐसा आता है कि औरंगजेब पूरी शक्ति लगा देता है, क्योंकि पिता के समय पर देखा जाए तो औरंगजेब दक्षिण का ही गवर्नर होता है, सारा समय पीरियड वहीं पे निकालता है। तो उससे पता किया कि कंडीशन क्या थी, किस प्रकार से युद्ध स्थल में भाग लेना है, सेना से लड़ना है, किस प्रकार से लोगों का सामंजस्य बैठाना है, समन्वय बनाना है, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना है। तो उसी प्रकार से औरंगजेब ने अपनी पूरी फोर्स का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया और अली आदिल शाह के समय तक बीजापुर साम्राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। तो देखा जाए तो बीजापुर 1686 में बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। देखिए औरंगजेब अपने आप में बहुत ही सशक्त राजा था। औरंगजेब का देखा जाए तो टाइम पीरियड 1658 से 1707, ये एक टाइम पीरियड आता है औरंगजेब का, काफ़ी बड़ा शासन पीरियड है। तो औरंगजेब के द्वारा बीजापुर का विलय कर लिया गया। गोलकुंडा, आगे बात करते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा की 2 संस्थापक था, वो कुली हमदानी था। देखिए अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है कुली कुतुब शाह। क्या लिखा हुआ है? कुली कुतुब शाह। तो संस्थापक इसका जो था वो कुली हमदानी था। कुली हमदानी इसका संस्थापक था। आगे चलकर ये गद्दी पर बैठता है और क्या करता है? कुतुबुल मुल्क
कुतुबुल मुल्क की उपाधि ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर इसने उपाधि ग्रहण की थी सुल्तान की, तो उसी प्रकार से कुली हमदानी के द्वारा कुतुबुल मुल्क की उपाधि ग्रहण की जाती है। 1494 1494 ये अपने आप को बहमनी साम्राज्य से अलग कर लेता है और 1512 में 1512 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता की 1512 में घोषणा कर देता है। ये महमूद गवाह के अंडर में ही काम कर रहे होते हैं सभी व्यक्ति। धीरे धीरे सब अपने आप को अलग करते हैं जब देखते हैं कि शासन सत्ता कमजोर रही है, क्यों ना अपना ही अधिकार इस पर शासन सत्ता संभाली जाए, तो उसको अलग किया जाता है। और अलग करने के बाद उसको साम्राज्य में अलग करने के बाद अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है। 1512 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आइए बात करते हैं आगे। इसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह गद्दी पर बैठता है। कौन? इब्राहिम कुतुब शाह। देखिए बड़े अजीब से नाम है, कोई आपको ज़्यादा याद नहीं है, केवल मेन आपको देख लेने हैं। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 1580, 1550 से 1580। देखिए ये क्या था, इसके बारे में 3-4 बातें निकल के आती हैं। ये सभ्य और सुसंस्कृत सभ्य और सुसंस्कृत प्रकार का व्यक्ति था। मतलब सभ्य भी था और संस्कृत को बहुत अच्छे से भी जानता था। इसके दरबार में आप नाम के प्रकांड विद्वान थे। आप नाम के प्रकांड विद्वान थे। और इब्राहिम कुतुब शाह अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी। देखा जाए कंटेम्प्रेरी नहीं कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ उसके लेवल का थोड़ा जानकार था चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को समझता था, चीज़ों को अच्छे से जानता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और अनेक सारी कविताओं का इसने संकलन भी किया था, अनेक कविताओं को लिखा भी था। और तीसरी बात, इसने तालीकोटा युद्ध में भाग लिया। 1565 के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुए तालीकोटा युद्ध में इसने भाग लिया। किसने? इब्राहिम कुतुब शाह ने। देखिए मैं बात कर लेता हूँ चारों शासकों के बारे में जिन्होंने अलग अलग प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, जैसे देखा बात करें तो बीदर साम्राज्य में किसने भाग लिया था? तो अली बार्द शाह की तरफ से बीदर साम्राज्य की तरफ से विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया। बीजापुर की बात करें तो अली आदिल शाह देखिए 58 से 80 के बीच में। अगर हम बात करें अहमदनगर की तो अहमदनगर का शासक था हुसैन निजाम शाह, ये था तीसरा शासक। और चौथा शासक था गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह। ये 4 शासक आपको याद रखने हैं। क्या पता नेट के एग्जाम में पूछ ले आपसे, पीजीटी में पूछ ले। पीजीटी के फॉर्म निकलने वाले हैं आने वाले कुछ ही समय में, तो पीजीटी में पूछ सकता है आपसे, पीसीएस में पूछ लेगा, एसएससी में जहाँ तक नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो बीजापुर से पूछ लेगा कि बीजापुर से कौन शामिल था। तो पीजीटी हिस्ट्री में, नेट हिस्ट्री में आपसे पूछ सकता है। सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति, आप प्रकांड विद्वान थे, तालीकोटा युद्ध में भाग लिया था। और इसने अपने दरबार में दक्कनी उर्दू को महत्व दिया। किसको? दक्कनी उर्दू को इसने अपने दरबार में महत्व दिया। आगे बात करते हैं अगले शासक की। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, फिर भी आपसे 2-3 बार मैं इसको बोल दूंगा। मुहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? मुहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612। मुहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612। देखिए इसने हैदराबाद शहर बसाया था। देखा जाए तो हैदराबाद का जो आधारभूत संरचना थी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो कुली कुतुब शाह ने ही तैयार किया था। इसने इसके दरबार में हिंदुओं का संरक्षण भी था, हिंदुओं का सम्मानजनक व्यवहार होता था। हिंदुओं के साथ देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रकार से सहिष्णुता का भाव था। हैदराबाद, और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, मुहम्मद कुली कुतुब शाह के समय पर 4 मीनार का निर्माण करवाया गया। हैदराबाद में 4 मीनार है ना, तो 4 मीनार का निर्माण भी इसी ने करवाया था 1591 के अंदर। क्योंकि वह बीमारी फैल गई थी। बीमारी फैलने के बाद इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा इमारत बनवाई जाए जहाँ पे हम वंदना कर सकें, थोड़ा अपने आप को अलग इकट्ठे होके उसके बारे में। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया गया। आगे बात करते हैं 1633 में आते आते मुगलों का गोलकुंडा पर भी अधिक प्रभाव पड़ गया। क्यों? ज़्यादा दूरी नहीं थी, आसपास 5 राज्य भिड़े हुए थे।
अहमदनगर है, बरार, बीदर, कर्नाटक वाले रीजन में बीजापुर और गोलकुंडा। तो 1633 में देखिए सब टाइम पीरियड वही है, चाहे वो अहमदनगर है, बीजापुर है, चाहे वो गोलकुंडा है, इसी समय तक सभी मुगलों के अधीन में आ जाएंगे। 1633 में मुगलों का इन पर अधिक प्रभाव हो गया। 1636 में संधि कर ली जाती है जिस औरंगजेब के द्वारा, लेकिन सांझा के कहने पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1656 और 57 में औरंगजेब के द्वारा एक बहुत ही भीषण प्रकार का आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने के बाद गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। कब? 1687, एक साल का अंतर था केवल। यहाँ पे 1686 है बीजापुर, यहाँ 1687 है, 1687। और शिवाजी का यहाँ पर अंतिम अभियान भी था। देखा जाए इसका मतलब क्या है, शिवाजी का अंतिम अभियान, मतलब शिवाजी का जो अंतिम अभियान था उसमें गोलकुंडा का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब गोलकुंडा की तरफ से शिवाजी ने एक अंतिम अभियान चलाया था अपना, ये इसमें एक बात लिखी हुई है। तो यही सारी चीज़ें हैं। गोलकुंडा है, गोलकुंडा के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। और देखिए शिवाजी देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य के वंशजों से काफ़ी सारा चीज़ें उठाते हैं, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो युद्ध नीति की बात हो, राजनीतिक स्तर पे बात हो। तो शिवाजी को ये चीज़ें पहले ही एडवांस में मिल चुकी थी, बस उनको एक तरह से संजोना था और एक अच्छे से उनको एक सही राह पे लेके चलना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं, शायद ही आपको कहीं मिले। मैंने सभी राजाओं के बारे में लिखा है, उनका टाइम पीरियड है और उनके बारे में क्या क्या काम हुए थे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने उनको बारे में भी डिस्क्राइब किया है। और आपको मैं लगातार कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर बोलने देता भी हूँ। आज जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो 5 क्वेश्चन को आपको कमेंट में जवाब देना और देते भी हैं 2-4। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ चीज़ें लिखनी है, नोट डाउन करनी है आगे के लिए, जिससे कि दोबारा ज़रूरत ना पड़े। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और बढ़ाने के साथ साथ चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। तो आपसे बस मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।